हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास आज शुरू करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है और 2 दिन में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपना एक सीरीज ऑफ गुड चैप्टर्स हमारी चलेगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो इसके बाद हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस महीने में हमारा काफी कुछ कंप्लीट हो जाए। ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई तो कंप्लीट हो ही जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आपका इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए। और अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस इस मंथ में कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट वीक में ही अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसे एंड कर लेंगे। रही बात एच सी एम, ए डब्ल्यू, टीपीओ वाले बच्चों के लिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि मंडे से एडवांस मैथ की क्लास शुरू कर दें, है ना। शाम के टाइम कोई एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और जो एडवांस मैथ के एच सी एम वाले बच्चों के टॉपिक्स हैं, लाइक ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन तो इधर ही होगा। तो वो 3 चैप्टर जो हैं आपके, वो 15-18 दिन में मैं आपके 5-5, 6-6 क्लास में खत्म करवा दूंगा। वो 3 टॉपिक जो हैं, उसके अलावा कुछ एक आध और एक्स्ट्रा होगा उसे भी कर लेंगे। तो मंडे से हम लोग शुरू कर लेते हैं फिर एडवांस मैथ, है ना। हालांकि 15 तारीख से 15 नवंबर से था मेरा मन, लेकिन ठीक है, अब है टाइम तो जल्दी ही कर लेते हैं फिर शुरू। चलिए करते हैं शुरू भैया। मिक्सचर एलिगेशन क्या है? मिश्रण। कोई बताएगा मुझे मिश्रण क्या है? कैसे हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे मिश्रण बनता है? बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, क्यों पढ़ते हैं। दरअसल मिश्रण, अगर मैं बेसिकली कहूं, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। आपने जब हर चैप्टर को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं हर चैप्टर में किसी ना किसी टाइप में एक जिक्र आपको मिला होगा कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से कर लो। तो इस चैप्टर का, मिश्रण का, एक स्पेसिफिक रोल है पूरे के पूरे अर्थमेटिक में कि हर चैप्टर में किसी न किसी टाइप में एलिगेशन मेथड यूज हो जाता है। भाई हमने अभी तक टाइम एंड वर्क पढ़ा, एवरेज पढ़ा, बहुत सारी जगह हमने एलिगेशन 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 यूज किया। अब मिश्रण है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बिल्कुल जीरो में जाके समझाता हूं। मान लो एक दुकानदार है। दुकानदार गांव में छोटी सी दुकान है उसकी। वो मार्केट गया, उसने 2 प्रकार के चावल खरीदे। भाई अगर वो बिल्कुल सस्ते चावल खरीद के लेकर आएगा तो भी नुकसान है, कोई खरीदेगा नहीं, यार ये तो लो क्वालिटी की चीज बेचता है। अगर वो बहुत महंगे चावल भी खरीद के ले आएगा तो भी कोई नहीं खरीदेगा, यार यार ये तो बहुत महंगी चीज बेचता है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने 2 प्रकार के चावल खरीदे, राइस वन और राइस टू। थोड़ा सा दिमाग लगाया उसने। एक खरीदे सस्ते चावल जिसका रेट था, सपोज दैट मैंने कहा 10 रुपए पर किलो। एक खरीदे उसने सस्ते चावल जिसका रेट था 10 रुपए पर किलो। और दूसरे तरह के चावल खरीदे जिसका रेट था 30 रुपए पर किलो। एक महंगे खरीदे और एक उसने सस्ते चावल खरीदे, दो अलग अलग। अब वो घर आया, अपनी दुकान पे बैठा और दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें अलग अलग बेचता हूं तो भी इनको बिकने में दिक्कत आएगी भैया। सस्ते वाले कोई खरीदेगा नहीं लो क्वालिटी की वजह से, महंगे वाले कोई खरीदेगा नहीं हाई प्राइस की वजह से। तो उसने दोनों को मिला दिया आपस में। जब दोनों को मिला दिया तो क्या वो उस मिश्रण को 30 रुपए से ज्यादा में बेचेगा? बोलिए, क्या इस मिश्रण को कभी भी 30 रुपए से ज्यादा में बेच सकता है? कभी नहीं बेच सकता। क्यों? अगर 30 रुपए से ज्यादा में ही बेचना होता तो भैया वो अकेले अकेले ना बेच देता इनको। 30 रुपए से ज्यादा में ही अगर उसे बेचना होता तो अकेले अकेले बेच देता।
क्योंकि भैया उसे पता है कि गांव में 30 रुपए का चावल कोई खरीदेगा नहीं, मुझे 30 रुपए से कम में ही बेचना है। और वो 10 रुपए से कम में भी नहीं बेच सकता कभी भी, क्योंकि 10 रुपए से कम में बेचेगा तो भैया उसे डर है कि भैया लो क्वालिटी की वजह से लोग नहीं लेंगे। या फिर अगर मैं इसे टेक्निकल भाषा में बताऊं कि जब भी दो चीजों को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो उनका जो मिश्रण बनता है वो जिन दोनों चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, छोटी वाली से तो बड़ा बनेगा और बड़ी वाली से छोटा बनेगा, इन दोनों के ही बीच में कहीं रहेगा इनका मिश्रण। तो भैया इनका मिश्रण इन दोनों के ही कहीं बीच में, बिल्कुल बीचों बीच नहीं, कहीं बीच में, यानी कि यहां पर जो मिक्सचर तैयार होगा ना, जो इनका मिश्रण तैयार होगा वो 30 से तो छोटा होगा लेकिन 10 से बड़ा होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चे, वो डिपेंड करता है कि आप किस अनुपात में मिला रहे हो। अगर आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो, 10 रुपए पर किलो वाले चावल की ज्यादा क्वांटिटी, भाई 5 किलो ये उठाया, आधा किलो ये लिया, तो फिर जो मिश्रण का मूल्य होगा वो कम रहेगा, 10 की तरफ रहेगा, है ना। तो वो कंप्लीटली मिश्रण क्या वैल्यू में रहेगा वो डिपेंड करेगा किस अनुपात में मिला रहे हो। तो नीचे जो अनुपात बनता है वो बनता है वजन का, कि किस अनुपात में आपने इनको मिलाया है, किस अनुपात में आपने इनको मिलाया है। ठीक है, तो ये तो थी मिश्रण की बेसिक थ्योरी कि भैया कि जब दो चीज को आपस में मिलाया जाता है तो एक मिक्सचर, एक मिश्रण तैयार होता है जिसकी वैल्यू उन दोनों में से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। चलिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि दो प्रकार के राइस हैं, एक का मूल्य 15 रुपए पर किलो क्रय मूल्य और दूसरे का मूल्य है सपोज दैट 19 रुपए पर किलो, 2 रुपए के चावल हैं, दो किस्म के चावल हैं, उनको आपस में मिलाया गया और मिश्रण का मूल्य हो गया सपोज दैट 17 रुपए पर किलो। मिश्रण का मूल्य कितना है? 17 रुपए पर किलो। तो आपको बताना है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, उन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? जब भी आपसे पूछेगा कि भाई साहब किस अनुपात में मिलाया गया, तो आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, इसको देखना है। अब इस बीच वाली वैल्यू से इन दोनों में एक तो बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, ये कंपलसरी है, श्योर है, ये श्योर है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ऐसा नहीं है तो मिश्रण संभव नहीं है, मिक्सचर नॉट पॉसिबल। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ना कि सर अगर दोनों ही छोटे रहे बीच वाले से, मिक्सचर नॉट पॉसिबल, दोनों ही बड़े हो बीच वाले से, मिक्सचर नॉट पॉसिबल, तो क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। भाई इन दोनों का कंपेयर करो तो बड़े में से छोटा घटा दो, 19 माइनस 17, इन दोनों का कंपैरिजन करो, बड़े में से छोटा घटा दो, 17 माइनस 15, तो 19 में से 17 गया 2 और 17 में से 15 गया 2, तो क्या रेशियो आ गया बच्चा? 1:1। तो किस अनुपात में उन्हें मिलाया गया है? उन्हें मिलाया गया है 1:1 में। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? किस रेशियो में मिलाया गया है? 1:1 में मिलाया गया है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। वो अनुपात निकालना जिस अनुपात में इन्हें मिलाया गया है, जिस अनुपात में इन्हें मिलाया गया है वो रेशियो आपने निकालना देख लिया। अब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज अगर मैंने आपको दिया हुआ है कि दो प्रकार के चावल हैं या चीनी है, जो भी है, एक की कीमत है 20 रुपए पर किलो और दूसरे की कीमत है 30 रुपए पर किलो, 30 रुपए पर किलो। अब इनको आपस में मिलाया गया है और आपको अनुपात दे दिया कि भैया इनको 3:2 में मिलाया गया है। इनको किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:2 में मिलाया गया है। और आपसे उसने पूछा कि बताओ मिश्रण का मूल्य क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। क्या दिया है उसने? उसने दिया है दो प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत दूसरे की कीमत ये है, और इनको जब आपस में मिलाया गया तो इनके वजन
इनके वजन का जो रेशियो है वो वजन का रेशियो 3:2 है। वेट का रेशियो कितना है? वेट का रेशियो है 3:2। आपसे कह रहा है बताओ उन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है, ओ सॉरी, उनका मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस मिश्रण के कॉस्ट प्राइस को निकालने का तरीका, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, सारी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से थ्योरी में ही बता दूंगा अभी पहले ही। जब सवाल करेंगे ना आपको लगेगा सर ये तो चीज हम पढ़ चुके हैं, मात्र औपचारिकताएं, जैसे हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा था। अब हमें ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, हमें ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है, हमें नीचे का रेशियो दिया हुआ है, तो कैसे निकालें हम, कैसे फाइंड आउट करें? तो क्या करना है बच्चा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जो एक साइड चीज है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये आ जाएगा 20×3 = 60। दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 30×2 = 60 और दोनों को जोड़ दो। मैंने क्या बोला आपसे, जो इधर रेट दिया हुआ है इसके वजन से मल्टीप्लाई कर दो, ये वजन का ही तो रेशियो है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 20×60। इधर भी रेट को वजन से मल्टीप्लाई कर दो, 30×2 = 60। दोनों को आपने प्लस कर दिया और डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किससे? जो आपको वजन का रेशियो दिया हुआ है ना, इस वजन के रेशियो को जोड़ दो, इससे आपको डिवाइड करना है। इससे आपको क्या करना है? इससे आपको डिवाइड करना है। तो 60 और 60 कितना हो गया बच्चा? 120 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 24। तो यही आपका जवाब है कि भैया मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 24 है। मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है बच्चा? 24 है। तो बीच वाली वैल्यू निकालने का ये तरीका हो गया कि भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 20×60 प्लस 30×2 = 60 डिवाइडेड बाई जो हमें नीचे वजन का रेशियो दिया हुआ है उसको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, उससे डिवाइड कर देंगे, आपको मिश्रण का प्राइस मिल जाएगा। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे भी देखते हैं और क्या चीजें है जो आपसे पूछी जाएगी। आपको देगा एक तरफ 40 रुपए पर केजी, यहां पे देगा आपको 33 रुपए पर केजी मिश्रण का मूल्य दे देगा, और आपसे कहेगा कि इनको 2:3 में मिलाया गया है, 2:3 में मिलाया गया है। तो बताओ दूसरे किस्म की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। देखो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चे, प्लीज आप लोग जितना कमेंट पे ध्यान दोगे आपका दिमाग उतना भटकेगा, और जितना दिमाग भटकेगा टाइम उतना वेस्ट होगा, और टाइम जितना वेस्ट होगा आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने सिलेक्शन के चांस बढ़ाने हैं या कमेंट पे ध्यान देना है। डिसाइड करके, और तुरंत आपका दिमाग उस चीज को डिसाइड करके लग जाएगा, और फिर आप जब क्लास खत्म हो जाए सोच लेना कि आपके दिमाग ने क्या डिसाइड किया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने नीचे का रेशियो निकालना पढ़ा कि किस रेशियो में मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो निकालना सीखा। दूसरे बार हमने देखा कि मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है। आपको ये मूल्य दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना सीखा हमने। तीसरे नंबर पे हमने कि भैया एक तरह की किस्म का मूल्य दिया हुआ है, मिश्रण का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ये दूसरी तरह की किस्म का मूल्य पूछ लिया। तो ये कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये भी निकालना तो पड़ेगा। क्या करना है देखो, आपकी मर्जी है, या तो आप इस वाले मेथड को देख लो, ये वाला मेथड, इसको x मान लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 40×2 = 80 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 3x डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो को जोड़ेंगे 3 और 2 5 और बराबर मिश्रण यानी कि 37। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका x आ जाएगा ये वाला, बिल्कुल अच्छे से आएगा कि इसको x मान लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई
डिवाइड बाई 3 2 5 बराबर मिश्रण का मूल्य। तो कितना आएगा, 80 प्लस 3x बराबर 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 3 18। तो 3x बराबर कितना आएगा, 185 माइनस 80, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5 में से 0 गए 5, 105। तो x कितना आ जाएगा, 105 डिवाइड बाई 3 यानी कि 35। तो ये वाला रेट कितना आ गया, 35। एक तो हो गया ये तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, जिसमें आपको इतनी सारी कैलकुलेशन से ना करनी पड़े, वो तरीका भी देख लो। ये तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमने इसमें यूज कर लिया, ये यहां पर जाना है हमें। तो आपको पता है कि जो मिश्रण का मूल्य होता है, जो मिश्रण का मूल्य होता है, उससे एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना एलिगेशन मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में, यानी कि मिश्रण विधि में, कि बीच वाला जो मिश्रण का मूल्य होगा उससे एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। नहीं है तो भैया मिश्रण पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना है, 40 में से 37 घटाओ। अगर आप 40 में से 37 घटाते हो तो कितना मिलेगा भाई, 40 माइनस 37। आप कहोगे सर 40 में से 37 घटाने पर आपको मिलेगा 3, बड़े में से छोटा घटाया आपने। अब यहां तो आपको मिल गया 3। अब नीचे जो रेशियो दिया हुआ है 2:3, इसमें 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। अब जैसे ही 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 एकम 2 के। क्या यहां तक बात समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा देखो। मैंने आपसे क्या बोला कि ये 37 है, ये 40 है, 40 में से 37 घटाओ 3 आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, 1 यूनिट 1, 2 यूनिट 2। अब आपको पता है बीच वाले से एक तो बड़ा है 40, तो ये वाला क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बीच वाले से एक तो बड़ा है 40, तो ये वाला क्या होगा सर, छोटा होगा। तो 37 माइनस जो यहां पर संख्या मिली है वो कर दो, आपका जवाब आपको 35 मिल जाएगा। इस तरीके से आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट में देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों के दिमाग ने फैसला कर लिया है कि भैया सिलेक्शन नहीं, कमेंट बाजी पे ध्यान देना है। देख लो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, बाकी लोग कैसे साथ देंगे तुम्हारा, सोचो। तुम्हारे दिमाग ने डिसाइड किया सिलेक्शन नहीं चाहिए, कमेंट पे ध्यान दे। क्या बोला मैंने आपको कि भैया एक तो बड़ा है तो दूसरे वाला क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो दूसरे वाले छोटे के लिए 37 में से क्या घटाना है, जो यहां पर संख्या दी हुई है 2। तो 37 में से 2 घटाना है, कितना मिलेगा हमें, 35 मिलेगा। ठीक है बच्चे, 39 नहीं ले सकते, 39 कौन सा 39, क्या बात कर रहे हो। 39 अगर आपने ले लिया, 37 और 2 39, तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया 37 से। मिश्रण तो संभव ही नहीं है भाई। अगर आप कह रहे हो कि सर 37 प्लस 2 39 कर दो, तो 39 भी 37 से बड़ा हो गया और 40 भी 37 से बड़ा हो गया। मैंने कहा अगर दोनों बड़े हो गए तो मिश्रण संभव ही नहीं है, मिश्रण पॉसिबल ही नहीं है, मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने बोला कि एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से हम फ्रैक्शंस के एलिगेशन देख लेते हैं। एलिगेशन मेथड फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में किस तरह लगता है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने वाला हूं। भाई सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पर है 5, यहां पर है 0.3 और ये है आपका 2। बताइए जरा एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा। अब मैं धीरे धीरे आपको लेकर जा रहा हूं अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट के साथ कि भैया डेसिमल अगर आ जाए, फ्रैक्शन अगर आ जाए, तो कैसे उस पर एलिगेशन लगाना है। तो क्या करेंगे कि ये 5 है, ये 0.3 है, ये 0.2 है। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज और आपको समझाता हूं।
देखो इस पे जाने से पहले अगर सपोज मैंने यहां पर x ले लिया, यहां z ले लिया और यहां y ले लिया, समझना मेरी बात को, यहां पर x यहां पर z और इन दोनों का मिश्रण क्या है, इन दोनों का मिश्रण है y। अगर आप किसी भी एक को सपोज दैट आपने x को 2 से गुणा कर दिया, आपने x को बोल दिया 2x अपनी तरफ से, तो भैया फिर इस 2 की मल्टीप्लाई तीनों में करनी पड़ेगी। आपने अगर x को 2 से गुणा कर दिया, मैं कह रहा हूं x को 4 5 6 8 10 कितने से भी गुणा कर दो, तो उसकी गुणा फिर तीनों में करनी पड़ेगी। ये कंपलसरी रूल है कि अगर यहां 2x लिया तो यहां भी 2x करना पड़ेगा और यहां भी 2y करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है भैया। तो उसी प्रकार अगर मैंने आपसे बोला कि ये 5 है, ये 0.3 है और ये 2 है, अब आप क्या करना चाहते हो, जीवन में आप थोड़ी सी सुकून पाना चाहते हो, तो ये पॉइंट वाली चीज को हटाना चाहते हो ना, पॉइंट वाली चीज को हटाना चाहते हो कि नहीं। तो आप अगर ये पॉइंट हटाना चाह रहे हो तो इसको कितने से गुणा कर दूं कि ये पॉइंट हट जाए, कितने से गुणा करूं बताओ। आप कहोगे सर 10 से गुणा कर दो, तो ठीक है भैया 10 से गुणा कर दिया, तो फिर 10 की गुणा तीनों में करनी पड़ेगी। ये रूल है कि आपने इसका पॉइंट हटाने के लिए इसको 10 से गुणा किया, तो फिर इस 10 की गुणा तीनों में करनी पड़ेगी। तो 0.3 की 10 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 5 धाम 50 आ जाएगा और 2 धाम 20 आ जाएगा। अब आप एलिगेशन लगा दो भाई, बड़े में से छोटा घटाओ, 50 में से 20 गया 30 और 20 में से 3 गया 17, तो क्या रेशियो आ गया 17:30। यही है कि अगर आप पॉइंट को हटाना चाहते हो, फॉर सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि 0.6 0.35 और 0.4, जरा इस पे एलिगेशन लगाना कैसे लगाओगे। 0.6 0.35 और 0.4 कैसे हम इस पर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये डेसिमल वेसिमल से छुटकारा पाना है, तो डेसिमल को हटाना है हमें। अब देखो जैसे यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट और यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 डिजिट वाले को पकड़ लो जिसमें डिजिट ज्यादा है। तो अगर मैं इसे पॉइंट हटाता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, यहां से अगर मैंने पॉइंट हटाया तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तभी ये डेसिमल हटेगा। तो फिर हमें 100 की मल्टीप्लाई तीनों में करनी पड़ेगी, तो यहां से तो डेसिमल हट जाएगा, यहां केवल 35 बचेगा और यहां से डेसिमल हटेगा तो 60 आ जाएगा, है ना भाई। 100 की मल्टीप्लाई 0.6 में होती है तो कितना आएगा 60, 0.4 हटेगा ये बचेगा 40 भाई, 0.4 हटेगा तो एक जीरो हटेगा, फिर 10 बचेगा, 10 की 4 में गुणा करोगे 40 आ जाएगा। अब आप बड़े में से छोटा घटा दो, 40 60 में से 40 गया 20 और 40 में से 35 गया 5, तो क्या रेशियो आ गया बच्चा, 5 एकम 5 5 चौकू 20। तो ये तो आपने सीख लिया बच्चा डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट, डेसिमल के केस में कैसे हटाते हैं। अब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा फ्रैक्शन भिन्न के केस में, कि भिन्न के केस में कैसे होता है कि मैंने यहां पे लिखा है मान लो 8 और मैंने यहां पे लिखा है मान लो 3/5 और यहां पे लिख लिया मैंने 4/5 4/5। मैंने कहा बताओ जरा इसे कैसे किया जाएगा। 4/5 या 4/5 छोड़ो, इसको यहां पर आप 4 ही लिखो, 4 ही लिखो 4। तो आपने देखा कि इन तीनों में एक संख्या हमारी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। इन तीनों में क्या है, एक संख्या फ्रैक्शन में है। अब अगर उस फ्रैक्शन वाली संख्या को एक सिंपल संख्या आप बनाना चाहते हो तो क्या करना है बच्चा, जो फ्रैक्शन में डिजिट है ना उसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो।
5 की मल्टीप्लाई यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा, तो आपका जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना वो हट जाएगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हट जाएगा। 5 से 5 गया, केवल 3 बचेगा, 8 पंजे 40 बचेगा और यहां पर 5 चौकू 20 बचेगा। तो 40 में से 20 गया 20 और 20 में से 3 गया तो 17। तो कितना रेशियो आ गया आपका? 17 और 20। ठीक है, चलो ये तो एक संख्या फ्रैक्शन में थी। अगर सपोज दैट दो संख्या फ्रैक्शन में हो, मैंने कहा 6 4/5 और 9/10, इस तरह को कैसे सॉल्व करेंगे? इसे कैसे सॉल्व करें भैया? कि भैया यहां पर दो संख्या हमारी फ्रैक्शन में आ गई, तो अब क्या करना है, जो दो संख्या है ना, दोनों संख्या का जो डिनोमिनेटर है, दोनों संख्या का जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 और 5 कितना आएगा? 10 ही आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई प्यारे बच्चा तीनों में कर दो, आपको सिंपल संख्या मिल जाएंगी। आप कहेंगे सर 6 धाम 60, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और 10 से 10 गया, यहां केवल 9 बचेगा। तो भैया 60 में से 9 गया 51, और 9 में से 8 गया 1, तो क्या रेशियो बन गया? 1:51, 1:51। ऐसे ही मान लो अगर तीनों में हो, भाई तीनों में भी हो सकता है। मैंने कहा 6/7, 6/7, 3/4 और 5/6। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? बोलिए। मैंने कहा 6/7, 3/4, 5/6, इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब क्या करना है, तीनों का आप एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर का, कि भैया एलसीएम ऑफ 7 4 6, एलसीएम भूले तो नहीं हो लेना, एलसीएम ऑफ 7 4 6, तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 84। कितना हो गया बच्चा? 84। तो 84 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, 84, 84 और 84। कर लीजिए सॉल्व। 14 छिंग 84 और 14 पंजे 70। बड़े में से छोटा घटा दो, भाई 70 में से 63 गया 7, और 72 में से 70 गया 2। तो क्या रेशियो बन गया बच्चा? रेशियो बन गया आपका 7:2। बताइए किसी को कोई समस्या है तो? आपको जो मैं करा रहा हूं ना, आप ये सोच रहे हो सर सवाल क्यों नहीं करा रहे, ये मान के चलो पूरा मैंने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दिया आपको इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चे सवालों की तरफ। उससे पहले एक चीज और देखनी है आपको, कि एलिगेशन मेथड के कुछ कायदे कानून है। कुछ कायदे कानून है, क्या है? कि अगर आप क्रय मूल्य का एलिगेशन कर रहे हो, यानी कि यहां पर भी क्रय मूल्य ले रहे हो, यहां पर भी क्रय मूल्य ले रहे हो, तो बच्चे उसका कायदा कानून कहता है कि आपको मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही लेना पड़ेगा। मिश्रण का कायदा कानून बोलता है कि अगर आपने यहां कॉस्ट प्राइस लिया, यहां कॉस्ट प्राइस लिया, दोनों को एक साथ मिलाया, तो भैया यहां भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा मिश्रण का। फॉर और अदर एग्जांपल, सपोज अगर मैंने आपसे कहा कोई मिश्रण है, दो डब्बे हैं, उनमें दूध पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर, दूसरे वाले में भी मिल्क और वाटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का ही मिश्रण है। तो भैया कायदा कानून कहता है अगर आपने दोनों डब्बों को मिलाया और आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो भैया अगर आप दूध पर एलिगेशन लगा रहे हो तो पहले डब्बे से में भी दूध लेना है,
दूसरे डब्बे में भी दूध का हिस्सा देखना है और मिश्रण में भी दूध का ही हिस्सा देखना है। ये सवाल आएगा तब आप और अच्छे से क्लियर होगा आपको कि आप अगर दो जगह जो चीज ले रहे हो मिश्रण में भी उसी का ही हिस्सा आपको चाहिए। यहां क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य, तो मिश्रण में भी आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं टाइप वन। और टाइप वन में बड़ा प्यारा और बहुत आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है, जरा देखना। कह रहा है कि 60 रुपए प्रति लीटर मूल्य की शराब के साथ जल को, अरे यार पहला ही क्वेश्चन कैसा आ गया। कह रहा है 60 रुपए प्रति लीटर के शराब के साथ जल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य 40 रुपए पर लीटर हो जाए। कह रहा है भैया कोई शराब है जिसका मूल्य 60 रुपए पर लीटर है। क्या है बच्चा? 60 रुपए पर लीटर। कह रहा है इसमें पानी मिलाओ। पानी का मूल्य क्या मान के चलते हैं? जीरो, शून्य। पानी फ्री का है उसके पास। पानी क्या है? फ्री का है। पानी का रेट है जीरो। तो उसने पानी इसमें मिलाया तो मिश्रण जो तैयार हुआ उसका मूल्य क्या हो गया कि तय कह रहा है परिणामी मिश्रण का मूल्य हो गया 40 रुपए पर लीटर। तो मिश्रण के मूल्य को रखो बीच में, 40 रुपए पर लीटर, और पानी को मान के चलेंगे 0 रुपए पर लीटर। पानी का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो अब आप जब यहां पर एलिगेशन लगाओगे तो 60 में से 40 गया 20, और 40 में से जीरो गया 40 ही बचेगा। रेशियो ले लो, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। अब उसने क्या बोला है? परिणामी मिश्रण में किस अनुपात में, जल को किस अनुपात में मिलाया गया, यानी कि जल को किस रेशियो में मिलाया गया। तो उसने पहले पानी का रेशियो रखा है और फिर उसने शराब का रेशियो रखा है, उल्टा रेशियो रखा है उसने। उसने जल का पहले पूछा है, जल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो ये आ जाएगा 1:2। आपका जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, एकदम सही। ठीक, चलो ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 29 रुपए प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस रेशियो में मिलाया जाए। पिछले वाले क्वेश्चन में शराब में पानी मिला रहा था, अब दूध में पानी मिला रहा है। दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 25 रुपए पर लीटर हो जाए। पानी का क्रय मूल्य शून्य मानते हुए, पानी का क्रय मूल्य जीरो मानते हुए। भाई कह रहा है कि 29 रुपए पर लीटर वाला दूध है, पानी उसमें मिलाया तो पानी का रेट हो गया जीरो। पानी का रेट क्या हो गया? जीरो। और मिश्रण का मूल्य कितना है आपका? 25। तो बड़े में से छोटा घटाना है। 29 में से 25 गया 4, और 25 में से जीरो गया 25। तो क्या रेशियो है भैया? 25 और 4 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकता हूं क्या? चलो इस सवाल पे आएंगे जरा। बहुत सिंपल टाइप है जो पहले वाला करा रहा हूं आपको मैं। प्रीतम का,
दो में उल्टा क्यों किया, क्या पूछा है उसने? ठीक है, जब 4 25 ऑप्शन में नहीं है तो उल्टा करना पड़ेगा ना भैया। जब 4 25 आपके पास ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करोगे आप? गलत उत्तर लगाओगे क्या? ऑप्शन ए कह रहा है किस अनुपात, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 8.3 रुपए पर किलोग्राम वाले चावल को 5.3 रुपए पर किलो वाले चावल के साथ मिलाया जाए ताकि 6.3 वाला मिश्रण हमें मिल सके। तो एक तरफ 8.3, दूसरी तरफ 5.3, और मिश्रण कितना है? मिश्रण है 6.3। अब पॉइंट वाला सॉल्व करना सिखाया क्या मैंने आपको? क्या मैंने आपको डेसिमल वाला एलिगेशन सॉल्व करना सिखाया? आप कहेंगे हाँ सर, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी एक, यहां भी एक, तो डेसिमल से डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो आप। अगर डेसिमल के बाद समान इक्वल डिजिट हैं तो डेसिमल से डेसिमल उड़ा सकते हो। अब 83 में से 63 गया 20, और 63 में से 53 गया 10, तो क्या आ गया? 10 एकम 10, 10 दूनी 20। रेशियो आ गया बच्चा 1:2 का। कितना आ गया? 1:2 का। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? एक सेकेंड। नहीं, ये दूध नहीं है, 45% अंगूर के रस को। 40%? कुछ और कहना चाह रहा है क्या? हम्म। 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाएं? मिश्रण कितना है जो हमें प्राप्त करना है? 40%। मिश्रण कितना है बचा जो हमें प्राप्त करना है? दैट इज 40%। अब अगर मिश्रण 40% है कह रहा 25% अंगूर का रस है जो मिलाना है, ओके, और दूसरा 45% दूध में मिलाना है, तो मिश्रण कितना मिलेगा हमें? 40%। जरा बताना, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15, तो क्या रेशियो आ गया? 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 1:3 का रेशियो, लेकिन ऑप्शन में 3:1 दिया हुआ है, उल्टा रिवर्स, कोई नहीं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 3:1 के रेशियो में मिलाना होगा। ये दूध नहीं आएगा फिर यार, यहाँ अंगूर का रस ही आएगा, है ना, ग्रेप जूस ही आएगा। ग्रेप जूस ही लिखो इसे, अंगूर रस ही लिखो, है ना। दो प्रकार के अंगूर रस हैं, एक 25% वाला है और एक 45% वाला है। दोनों को आपस में मिलाया,
मिश्रण तैयार हुआ और मिश्रण में अंगूर का रस जो है वो 40% हो गया, 25% से बढ़ गया और 45% से कम हो गया। ठीक है, तो वो 40% हो गया। तो किस रेशियो में मिलाया? 1:3। ऑप्शन में 1:3 नहीं है तो 3:1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वो दूध को नहीं मिला सकते, अंगूर रस ही होगा वो। इस पे आ जाओ। बताइए। सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वो पानी से 12 गुना भारी हो जाए? जल्दी से जवाब बताओ बच्चे, आपका क्या होगा? कह रहा है सोना पानी से 17 गुना भारी, तांबा पानी से 9 गुना भारी, और दोनों को मिलाया तो मिश्रण जो तैयार हुआ वो पानी से 12 गुना भारी हो गया। यानी कि तीनों का कंपैरिजन किससे दिया हुआ है? पानी से। सोने का भी कंपैरिजन पानी से, तांबे का भी कंपैरिजन पानी से, दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण तैयार हुआ उसका कंपैरिजन भी पानी से दिया हुआ है। तो सोना पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जब दोनों को मिलाया तो जो मिश्रण तैयार हुआ वो पानी से 12 गुना भारी है। तो क्या रेशियो बनेगा बच्चा? 12 में से 9 गया 3 और 17 में से 12 गया 5। तो किस रेशियो में मिलाया गया है? 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 3:5 का रेशियो। ठीक है, ये टाइप देखकर आपको लग रहा होगा सर इतनी आसान चीजें क्यों करा रहे हो भाई। मैं अगर एकदम टफ चीजें कराऊंगा ना, छोड़ के भाग जाओगे। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, छोड़ के भाग जाओगे। कहोगे यार ये मास्टर को पढ़ाना ही नहीं आता, चैप्टर शुरू हुआ नहीं और दे दिए बोर्ड भर के सवाल। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत बहुत आसान क्वेश्चन से ही की जाती है। ये नहीं कराऊंगा आपको मैं, और ये आ गया और आप कंफ्यूज हो गए, आप कर नहीं पाए, फिर क्या करोगे? टफ क्वेश्चन पे अटकाए रखा मास्टर ने, आसान कराए नहीं, हमने किए नहीं, लो हो गया बेड़ा गर्क। तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम बिन पैंदी के लोटे हो, किधर लुढ़क जाओ तुम्हारा कुछ नहीं पता। दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध के हिस्से से बदल दिया गया जिसमें 19% पानी है। अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज 26 है, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है? बताइए, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है? एक जार में 40% पानी है, एक हिस्से को दूध से बदल दिया गया जिसमें 19% पानी है। अब पानी का परसेंटेज 25% है। भाई एक जार है जिसमें दूध और पानी का परसेंटेज है और उसमें 40% पानी है। दूसरे जार से बदल दिया गया एक हिस्से को जिसमें 19% पानी है। तो इन दोनों को मिलाया गया और मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना बन गया? मिश्रण में पानी का परसेंटेज 26 बन गया। तो एक तरफ 40 ले लो, एक तरफ 19 ले लो, और जब मिश्रण तैयार हुआ तो मिश्रण में पानी कितना बन गया? 26% बन गया। तो आप कहोगे कि सर 40 में से 26 गया 14 और 26 में से 19 गया 7। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है बच्चा, अब ये तो रेशियो हो गया। अब जब भी देखो ये टाइप मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको कराऊंगा, ये टाइप होते हैं रिप्लेसमेंट वाले टाइप। देखो इंग्लिश में लिखा भी हुआ है रिप्लेस, है ना, कि एक हिस्से को दूसरे से बदल दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट। तो जब भी रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन वाले टाइप आएंगे ना, प्रतिस्थापन,
प्रतिस्थापन वाले टाइप जब भी आएंगे तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि जो टोटल मिश्रण होता है, नीचे जो रेशियो आता है ना, इसमें जब हम टोटल मिश्रण की बात करते हैं, टोटल मिश्रण, तो हमेशा याद रखना वो दोनों रेशियो को जोड़कर मिलता है, 1+2। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में जो टोटल मिश्रण हम बोलते हैं वो दोनों को एक साथ जोड़कर बोलते हैं कि 1+2 टोटल मिश्रण है। कह रहा है कितनी मात्रा को बदला गया, तो बदली हुई मात्रा तो ये वाली है। जब कह रहा है ना दूसरे दूध से बदल दिया गया जिसमें 19% पानी है, तो बदली हुई मात्रा कितनी है, 2, और टोटल मिश्रण कितना है, 3। नीचे टोटल मिश्रण कर दो तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यही आपने करना है। अभी आएगा ये टाइप रिप्लेसमेंट वाला कि एक हिस्से को निकाला दूसरा हिस्सा डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में टोटल मिश्रण की मात्रा के लिए हम दोनों रेशियो को जोड़कर लिखते हैं, 1+2 दैट इज 3। और कितने हिस्से को बदला गया, ये 2 यूनिट बदला गया है, क्योंकि वही बदला है ना 19% पानी वाला, तो 2 यूनिट बदला है और टोटल मिश्रण है 3, तो 2/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये आएगा रिप्लेसमेंट वाला, ये क्वेश्चन मैंने यहां गलत डाल दिया। चलो इस सवाल पे आओ जरा, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 3 अम्ल PQR सांद्रता क्रम से 15%, 25%, 35% दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है उन्हें X3-5 के रेशियो में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 28% सांद्रता वाला विलयन हमें मिलता है। X की वैल्यू बताओ। अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तीन तीन चीजों को मिलाया गया। अभी तक जो हम एलिगेशन मेथड लगा रहे थे वो केवल 2 चीजों पे ही फिक्स था। वो केवल क्या था, वो केवल 2 चीजों पे ही फिक्स था कि एलिगेशन केवल 2 चीजों पर ही लगाया जाता है। दोनों को आपस में मिलाया, तीसरी चीज तैयार हो गई, यही था ना। लेकिन अब तीन तीन चीजों को, PQR को, जिनमें क्रम से 15, 25 और 35% दी गई है, कह रहा है कि उन्हें X3-5 के अनुपात में मिलाओ। मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें 28% सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन वाला हमें विलयन मिल गया। तो सवाल कह रहा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। कैसे करेंगे? करिए। भाई क्या लिखना है, एक तरफ इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखो, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, इसमें 15% सांद्रता है, इसमें 25% सांद्रता है और इसमें 35% कॉन्सेंट्रेशन है। अब इन्हें किस रेशियो में मिलाया गया है? इन्हें मिलाया गया है X3 और 5 के रेशियो में मिलाया गया है। कह रहा है कि बताओ परिणाम स्वरूप 28% का सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो क्या बचा, हम इनकी मल्टीप्लाई, देखो जब मैंने आपको वो तरीका सिखाया था, याद करो वो तरीका जो 2 में ही मैंने आपको सिखाया था, कौन से वाला, मल्टीप्लाई वाला, कि भैया 2 2 की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कहां गया वो तरीका, ये वाला। देखो इसे देखो कि भैया नीचे जिस रेशियो में मिलाया गया और जिस जिस चीज को मिलाया गया दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके, जोड़कर और डिवाइड बाई कर दो जो रेशियो हमें दिया हुआ है। क्या इसी चीज को मैंने यहां पर आपको सिखाया कि भैया 20 और 30 रुपए पर किलो वाले चावल हैं, 3-2 के रेशियो में मिलाया गया। तो आपको अगर मिश्रण की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, दोनों की गुणा कर दो, इनकी रेशियो में आप रेट की गुणा कर दो,
जोड़कर और रेशियो को जोड़कर डिवाइड करके, और जो मिश्रण है वो आपका मिल जाएगा। हम यही वाला मेथड बच्चा अब 3 वाले में लगाने वाले हैं। सेम मेथड, सेम मेथड कि भैया परसेंटेज को जिस अनुपात में मिलाया है उससे मल्टीप्लाई करो। 25 तिया 75 और 35 पंजे 175। ठीक है, तीनों को जोड़कर और डिवाइड कर दो किससे? x प्लस 3 प्लस 5 से, x प्लस 3 प्लस 5 से, और बराबर कर दो जो मिश्रण की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 28। मैं फिर से रिपीट करता हूं किस तरीके, देखो जब तीन तीन कॉन्सेंट्रेशन को मिलाया जा रहा है तो उस पर एलिगेशन डायरेक्ट नहीं लगा सकते आप, तो एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन एलिगेशन का प्रोसेस तो लगा सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने अभी आपको दिखाया कि भैया जो भी कंसंट्रेशन दी हुई है उसको जिस अनुपात में मिलाया गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 की x में गुणा की 15x, 25 तिया 75 और 35 पंजे 175। तीनों को जोड़कर और डिवाइड कर दो आप इस रेशियो को जोड़कर, तो 5 प्लस 3 प्लस एक्स से डिवाइड कर दिया और इक्वल टू हो गया जो मिश्रण का 28% हमें दिया हुआ है। बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 175 और 75 कितना हो जाएगा बच्चा? 350 प्लस 15x बराबर 28, और x प्लस 5 और 3 8 है ना, इसको उधर ले गए, ये आ जाएगा 350 प्लस 15x बराबर 28x प्लस 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224। तो ये 15x उधर ले जाओ, 224 इधर ले आओ, तो 350 माइनस 224 बराबर आ जाएगा आपका 8 5 13x। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गए 2, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना बचेगा? 4 8 5 13। एक्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्या? 8 अट्ठे 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22। कितनी बन रही है एक्स की वैल्यू? 250। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये 250 होगा ना, 250 होगा ये, 250। 175 और 75 250, तो ये बचेगा आपका केवल और केवल 26 13x। तो 13 दूनी 26, x बराबर कितना आ गया? 2। भाई x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। बस वही देखो, मैंने आपसे क्या बोला, एलिगेशन हम केवल 2 सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, लेकिन जब 3 सब्जेक्ट हमारे पास हो तो हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन एलिगेशन का प्रोसेस लगा सकते हैं। तो एलिगेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि जिस चीज को मिलाया गया और जिस अनुपात में मिलाया गया दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने, मैं फिर आपको दिखाता हूं ऊपर, जैसे हमने यहां पर किया था, ये मल्टीप्लाई किया था, जिस चीज को मिलाया गया और जिस अनुपात में मिलाया गया उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, जोड़कर डिवाइड कर दिया रेशियो से और बराबर कर दिया मिश्रण के। वही प्रोसेस हमने बच्चे यहां पर लगाया है जब तीन तीन चीजों को आपस में मिलाया गया। ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, एक और सवाल आपको मैं देता हूं, क्या जल्दी से जवाब दे सकते हो मुझे इसका? जल्दी से जवाब बताइए मुझे इस सवाल का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बोलिए। कह रहा है कि 3 वाइन एबीसी की सांद्रता क्रम से 15 30 और 45% दी गई है, उन्हें पी 5 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? क्या है भैया? 3 प्रकार के मिश्रण हैं एबीसी, इनको मिलाया गया है, इनकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन 15 30 और 45 है। किस रेशियो में मिलाया गया है? इन्हें पी 5 और 3 के रेशियो में। क्या करना है? इनका योग सम निकालना है, मल्टीप्लाई करके 15p मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 150 और 45 तिया 135।
जोड़कर डिवाइड करना है इनके रेशियो के सम से, P+5+3, और इक्वल कर देना है जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है किसका, मिश्रण का, दैट इज 30। बस यहां से आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। तो 15P प्लस 5, 5 3 8, एक और एक 2, बराबर 30, और P प्लस 5 और 3 8, तो ये आ जाएगा 15P प्लस 285 बराबर 30 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 240। भाई ये 15P उधर जाएगा तो 15 बचेगा, और ये 240 इधर आकर 285 में से घटेगा तो 45 बचेगा। तो 15 से काट दो, 15 तिया 45, P बराबर कितना आ गया, 3। P कितना आ गया बच्चा, 3, और वही आपसे उसने पूछा है, द वैल्यू ऑफ P विल बी 3। ओके, चलो अब चेंज करते हैं टाइप। टाइप चेंज करके थोड़ा सा, हालांकि अभी आपने प्रॉफिट लॉस अभी पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा उसकी नॉलेज मैं आपको दे देता हूं कि सपोज दैट किसी चीज को हाँ, थोड़ी सी नॉलेज तो बनती है, क्योंकि यहां पर उसका थोड़ा सा जरूरत हमें पड़ेगी कि बच्चा कोई भी क्रय मूल्य इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अगर मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं बच्चा, तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, अपने आप में 100% की वैल्यू होती है। अब कैसे, क्यों, क्या, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत सारे सवाल एकदम दिमाग में आए, थोड़ा सा वेट करो। मैंने आपसे कहा किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट कितना है, 10%। तो उसका विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो जितने में हम खरीद के लाए वो रुपया, और जितना रुपये का लाभ कमाना है वो रुपया, दोनों को जोड़कर ही तो बेचते हैं हम। मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाया, मैं 10 रुपए का लाभ कमाना चाहता हूं, तो मैं बेचूंगा कितने में, 100 रुपया, 10 रुपया, 110 रुपए में बेचूंगा मैं, है ना। 100 रुपए में खरीद के लाया, 10 रुपए का लाभ, दोनों को जोड़ दो। तो अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मैंने कहा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, प्लस लाभ कमाना चाह रहा है 10% का, तो बेचेगा कितने में, 110% में। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको। सपोज अगर किसी चीज को लॉस में बेचा गया, मान लो 15% की हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने क्या करना है, 100% क्रय मूल्य होता है, उसमें से लॉस को घटाते हैं, हानि को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 85%। कितना आ जाएगा बच्चा, 85% का उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर लॉस में बेच रहा है तो 100 में से घटाना है, और अगर प्रॉफिट लाभ में बेच रहा है तो 100 में जोड़ना है विक्रय मूल्य बनाने के लिए। ये बात तो 100% ट्रुथ है कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। फिलहाल के लिए आपको केवल और केवल इतना ही ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि अगर मैं क्रय मूल्य, अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया भी था आपको कि अगर मैं क्रय मूल्य पर एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं, मिश्रण विधि लगा रहा हूं क्रय मूल्य पर, तो मुझे मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। तीनों जगह क्रय मूल्य ही रखने होंगे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर एलिगेशन लगा रहा हूं और यहां मुझे विक्रय मूल्य मिल जाए, सेलिंग प्राइस मिश्रण का, तो हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, हमें मिश्रण का भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। उसी के लिए मैंने ये सब आपको पढ़ाया। अब जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ो, ये सवाल पढ़ेंगे बच्चा एक बार। कह रहा है एक किराने वाले को 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम दो प्रकार की चाय को
किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.4 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर 10% का लाभ हो। इस सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर होंगी। उसने बोला है भैया दो प्रकार की चाय है, एक का मूल्य 120 है, दूसरे का 130 है। उसने दोनों को मिलाया तो ये दोनों जो 120 और 130 है ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। बच्चा अगर इन दोनों को मिलाएगा तो मिश्रण का भी हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, क्रय मूल्य चाहिए होगा। लेकिन उसने बोला है कि मिश्रण को तो 136.4 में बेचा गया है, तो मिश्रण का तो बात नहीं बनेगी। हमें तो बोला गया 136.4 में बेचा, यानी कि 136.4 क्या है, ये विक्रय मूल्य है। तो और सबसे पहले हमें क्या करना है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है बच्चा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि तभी हम एलिगेशन, अगर आप सोच रहे हो 120 यहां रखो, 130 यहां रखो, 136 यहां रख दो, ये गलत हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य नहीं बनेगा। मैं समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब उसने बोला 10% का लाभ कमाता है, किसी भी चीज पर 10% का लाभ है तो बेचेगा कितने में, 110% में, 110% में बेचेगा ना। और कितने में बेच रहा है, 136.4 में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 136.4 बटा 110। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 136.4 बटा 110 गुणा 100। क्यों, 100% ही आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है। मैंने बताया ना अभी आपको कि 100% इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आपको 110% कहां से आया, क्योंकि 10% का लाभ था। लाभ मतलब 100% में प्लस करके लिखना है। तो 100 प्लस 10, 110% की वैल्यू इतना, 1% इतना, 100% इतना। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आ जाएगी, दो जीरो से दो जीरो गया, 11 एकम 11, दो 11 दूनी 22, 11 चौक 44। ये जो 124 आ गया, दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ये मिश्रण का क्रय मूल्य होगा। अब आप लिख दो 120 एक तरफ, 130 एक तरफ, और बीच में मिश्रण का क्रय मूल्य 124। तो कितना आएगा, 130 में से 124 गए 6, 124 में से 120 गया 4, तो दो तिया 6 और दो दूनी 4। क्या रेशियो आ गया बच्चा, 3:2 का। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। यही काम आपने करना है मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। जैसे ये सवाल है, देखना जरा, 45 रुपए पर किलो वाली चीनी को 52 रुपए पर किलो वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.2 रुपए पर किलो में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो। तो यहां भी मिश्रण को उसने बेचा है 55.2 में, हमें मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो भैया अगर उसे 15% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है, 115% में, और उसकी वैल्यू कितनी है, 55.2। तो 1% की वैल्यू कितनी है बच्चा, बटा 115। और 100% की वैल्यू कितनी है, 100% ही। क्यों, क्योंकि हमें मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। पॉइंट हटेगा नीचे एक जीरो आ जाएगी। आप कहेंगे सर जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 23 बार, 23 दूनी 46, 23 चौकू 92, 24 दूनी 48। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया, 48। एक तरफ 45 रखो, एक तरफ 52 रखो, और मिश्रण का 48, 48 बीच में रख दो। तो 52 में से 48 गया 4, 48 में से 45 गया 3। क्या जवाब हो गया, 4-3 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या करना है बच्चा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। इस पे आओ जरा।
एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 का भुगतान करता है, फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8.8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, जिसमें 37.5% का लाभ होता है। तो ग्राहक द्वारा प्राप्त दूध में पानी का दूध से क्या रेशियो है? बताइए। भाई उसने बोला है एक दूध है जिसकी कीमत 6.4 है, तो डेयरी वाला दे के आया, जब अपनी डेयरी में लाएगा तो बेचेगा वो। अब बेचेगा, उसने पानी मिला के बेचा है। जब भी पानी, इस चैप्टर में किसी भी चीज में पानी मिलाए ना, तो हम पानी का मूल्य 0 मान के चलते हैं। अगर उस सवाल ने हमें पानी का कोई पानी का कोई भाव नहीं दिया है, तो पानी को हम मान के चलेंगे 0 रुपए में पानी मिलाया है उसने, पानी का रेट 0 है। तो कह रहा है मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचा है। देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर पर बेचा और इतने परसेंट का लाभ कमाया। तो हमें क्या करना है, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस चाहिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। 37.5% का लाभ मतलब 137 पॉइंट, 100% में जोड़ दो, उसकी वैल्यू 8 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8/137.5। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 8/137.5 गुणा 100। ये मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आप मुझे बता दो जल्दी से कितना होगा। पॉइंट हटेगा 0, 25 चौकू 100, 0, 25 पंजे 125, 7 5 12, 25 पंजे 125, 5 अट्ठू 40, 5 से जाएगा 11 बार, 8 की 8 में गुणा करेंगे 64/11। तो ये 64/11 क्या आ गया बच्चा, ये आ गया मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। तो एक तरफ 6.4 वाला दूध है और दूसरी तरफ उसने पानी मिलाया, तो पानी का रेट क्या मान के चलेंगे, 0। और भैया जो मिश्रण तैयार हुआ वो 64/11 का तैयार हुआ। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए। ये तो मैंने आपको सॉल्व करना शुरू में ही सिखाया है बच्चा, कि भैया एक तरफ 6.4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 64/11 है। तो क्या करना है, आप जो डिनोमिनेटर में 11 है इसकी गुणा तीनों में कर दो, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में ही होगी। तब जाकर जो आपको रेशियो मिलेगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जरा बताना मुझे, अगर आप 11 की मल्टीप्लाई यहां करते हो तो यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। 11 की 0 में गुणा करेंगे 0, 11 चौक 44, 11 छिक्के 66 और 4 70, और ये 64 है। 70.4 में से 64 जाएगा 6.4, और 64 में से 0 जाएगा 64। देखो यहां से पॉइंट हटा दो, इधर एक 0 लगा दो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक 0 इधर आ जाएगी। 64 एकम 64, 64 धाम 640। उसने क्या बोला है, पानी का दूध से अनुपात। तो पानी का दूध से, तो पहले पानी को लेना है 1 और फिर दूध को लेना है 10। भाई अगर वो कहेगा ना ए का बी से रेशियो, ए का बी से रेशियो, ए का बी से रेशियो, तो आपको लेना है ए रेशियो बी। उसने बोला पानी का दूध से रेशियो, तो पहले पानी को लेना है 1 यूनिट, फिर दूध को लेना है 10 यूनिट। आपका जवाब हो जाएगा 1/10 या 1:10। ठीक है, चलो। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आराम से आप कर सकते हैं बच्चे, जहां पे आपको मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। मिश्रण में 8 मिसिंग है इंग्लिश में, कहां पे, अच्छा, टेल द मिक्सचर एट पर रुपी।
ठीक है, ठीक कर लेना उसे। चलो अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। ये भी कुछ कुछ इसी के जैसा ही मिलता जुलता टाइप है। ठीक है, हो गया, इंग्लिश वाला करेक्ट हो गया। अरे एक चक्की वाला दो तरह के गेहूं मिश्रित करता है। पहला वाला 30 किलोग्राम का मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम है। अन्य 15 किलोग्राम की कीमत 50 रुपए पर किलोग्राम है। मिश्रण को 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। बताओ लाभ परसेंट क्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को मिश्रण विधि में लगा रहे हो तो हमें मिश्रण का भी क्रय मूल्य चाहिए। अब सवाल ने क्या बोला कि दो प्रकार के गेहूं है, चक्की वाले के पास दो प्रकार के गेहूं। सवाल सामने देखो, क्लियर हो जाएगा। एक गेहूं 35 किलोग्राम है जिसका मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम है। एक गेहूं तो इतना हो गया, उसके पास एक बोरे में रखा हुआ है 35 किलो गेहूं जिसका रेट 30 रुपए पर किलो है। दूसरे प्रकार का है 15 किलो का बोरा जिसका मूल्य 50 रुपए पर किलोग्राम है। दो प्रकार के गेहूं उसके पास हैं। दो प्रकार के गेहूं उसके पास हैं, एक 35 किलोग्राम का बोरा उसका मूल्य 30 रुपए पर किलोग्राम, एक 15 किलो का बोरा उसका मूल्य 50 रुपए पर किलोग्राम। कह रहे मिश्रण को उसने मिलाया, दोनों प्रकार के गेहूं को मिलाया और उसने मिलाकर उसे 45 रुपए पर किलोग्राम में बेचा। क्या 45 रुपए पर किलोग्राम में बेचा तो क्या 45 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है? आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन हमें तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि भैया 45 में बेचा है तो लाभ कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। आपको क्रय मूल्य चाहिए मिश्रण का। तो आप क्या करेंगे, दोनों प्रकार के, भाई ये 30 किलोग्राम पहले वाले का मूल्य है, दूसरे वाले 15 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 50 रुपए पर किलोग्राम। मिश्रण का मूल्य निकालना है और नीचे रेशियो लेना है वजन का। किसका बच्चा, वेट का। तो एक तरफ 35 किलोग्राम रखो जो ये है और एक तरफ 15। तो 5 तिया 15, 5 सत्तू 35। क्या आप ये बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? आपको मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप ये जो 45 है उसको बीच में नहीं रख सकते बच्चे, क्योंकि बीच में क्रय मूल्य ही आएगा। लेकिन ये 45 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से तो बेचा है उसने। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मिश्रण। ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, विक्रय मूल्य है 45। उसने खरीदा कितने में है वो बताना है हमें। गुणा करेंगे 7 तिया 21, 210, 5 तिया 15, 150 और डिवाइड करना है 7 और 3 10 से। 21 और 15 36, ये आ गया 36। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 36 और बेचा कितने में है उसने, 45 रुपए में। अब आप मुझे बताओ, कोई भी चीज 36 रुपए में खरीदी गई, कोई भी चीज अगर 36 रुपीज में खरीदी गई और उसे 45 में बेच दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसे 45 रुपए में बेच दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भैया उस पर तो लाभ हो गया है? भाई आप 36 में खरीद के लाए, 45 में बेच दिया, तो क्या मेरे भाई उस पर 9 रुपए का लाभ कमा लिया आपने? क्या उस पर 9 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं? हाँ। और कभी भी अगर लाभ प्रतिशत में हमें निकालना है तो याद रखना, कितने रुपए का लाभ कमाया ऊपर लिखो और नीचे हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लिखना है और इनटू 100। ये होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है लाभ प्रतिशत, कितने रुपए का लाभ है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 9 रुपए का लाभ, 9 कहां से आया, 36 रुपए में खरीदा, 45 में बेच दिया, 45 माइनस 36, 9 रुपए का लाभ है, नीचे 36 और गुणा 100।
तो 9 चौको 36 और 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि सर उसका लाभ है 25% का, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मैं कहूंगा 100% आने लायक हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल। जहां पर आपको मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, फिर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वहां से फिर हमने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा बड़े आराम से हमने देख लिया। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, जरा बताइए मुझे क्या होगा इसका जवाब। नहीं, इसे करो, ये है सेम क्वेश्चन, इसे करिए बच्चा। कह रहा है 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपए है, 5 किलो चीनी जिसका कॉस्ट प्राइस 75 रुपए है, और 10 किलो दूसरे प्रकार की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 है। सेम पिछला क्वेश्चन है, कह रहा दोनों को आपस में मिलाया गया और 300 रुपए में बेचा गया, बताओ लाभ परसेंट। अब ये 300 रुपए क्या है, ये 300 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, बेचा गया है 300 रुपए में। तो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिश्रण। आपको मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि भैया जितने में खरीदा और 300 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए एक तरफ 75 लिखो, दूसरी तरफ 180 रुपए लिखो, और मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, और नीचे वजन का रेशियो लिखते हैं। एक 5 किलो चीनी है, दूसरी 10 किलो है, तो रेशियो आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये बीच वाली वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं सर। 75 एकम 75, 180 दूनी 360, और डिवाइड बाई 2 और 1 3, ये आ जाएगा 5 7 6 13, 3 और 1 4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ गया 145, मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया 145, 145। अब उसने बेचा कितने में है, 300 रुपए में बेचा है। उसने बेचा कितने में है, उसने बेचा है 300 रुपए में। तो 145 में खरीदा, 300 में बेचा, लाभ कितने का हो गया जरा बताना मुझे। ये हो जाएगा 155 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है बच्चा, 155 का प्रॉफिट। तो लाभ परसेंट अगर बताना है तो 155 बटे नीचे क्रय मूल्य 145 और गुणा 100, 100 से ज्यादा जाएगी ये वैल्यू। पर देखो 145 में खरीदा और लाभ ही 145 से ज्यादा का कमा लिया, तो 100% से ज्यादा वैल्यू जानी है। तो 100% से ज्यादा तो एक ही ऑप्शन है 106, तो ये लगभग जाएगा 106%। आप खुद सोचो ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, रटी रटाई चीजों पे मत भागो। आपने देखा 145 में खरीदा और लाभ उसका 145 से भी ज्यादा का हो गया। अब खरीदने वाली चीज को 100% मानते हैं हम लोग, क्रय मूल्य बताया थोड़ी देर पहले, तो क्रय मूल्य 100% है और लाभ 155 100% से ज्यादा हो गया। तो एक ही ऑप्शन 100% से ज्यादा 106%, मत करो कैलकुलेट, लगभग जाएगा, वो एग्जैक्ट भी नहीं जाएगा, आप देख लेना। ये सवाल पे आइए। एक विक्रेता दो प्रकार की दाल को क्रमशः 10 रुपए पर किलोग्राम और 22 रुपए पर किलोग्राम की दर से मिलाता है। 10 रुपए पर किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिलाकर 12 रुपए पर किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त कर सकता है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया। मतलब ये 3 लाइन देने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये तो बस जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। सवाल की शुरुआत यहां से भी होती तब भी सवाल था कि 10 रुपए पर किलोग्राम को किस अनुपात में 22 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिलाए कि 12 रुपए वाला मिश्रण मिल जाए। ऊपर की लाइन में 10 22 12 एक खामखा उसने रखा हुआ है ताकि आप परेशान हो जाओ कि ये क्या 10 12 10 12 22 दे रखा है। भाई उसने बोला 10 रुपए पर किलोग्राम है, इसको मिलाना है 22 रुपए के साथ,
ताकि मिश्रण हमारा 12 रुपए वाला तैयार हो जाए। तो 12 में से 10 गया 2, और 22 में से 12 गया 10। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5:1 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये सवाल देखिए। बोलिए बोलिए। 18 रुपए पर किलोग्राम वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपए पर किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे वाले का मूल्य बताना है, क्या होगा महंगे वाले का। देखो, एक है 18 रुपए पर किलोग्राम, जिसका वजन कितना है 5 किलोग्राम। अब दूसरे वाला का रेट नहीं पता हमें, लेकिन दूसरे वाले का वजन दे दिया और कह रहा है 20 रुपए पर किलोग्राम वाला मिश्रण मिलता है। तो जो दूसरे वाला गेहूं है ना, जो दूसरे वाला गेहूं है, महंगे वाले का मूल्य, यानी कि जिसका वजन 2 किलो है, उसका मूल्य कितना रहा होगा। तो एक तरफ 18 लिखना है, ये दूसरे वाले का रेट उसने पूछ लिया, और मिश्रण कितने रुपए वाला है 20 रुपए वाला। और नीचे हमेशा वजन का रेशियो होता है, नीचे ऑलवेज वजन का रेशियो होगा। बच्चे, एक 5 किलो है जिसका रेट 18 है, और जो 2 किलो है वो इधर लिखना है। क्या यहां तक आप पहुंच सकते हो? क्या मैंने सिखाया आपको यहां तक पहुंचना? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सिखाया यहां तक पहुंचना, तो शुरू में ही सिखा दिया था चैप्टर के कि भैया 20 में से 18 गया 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 1 यानी कि 5। अब आप देखो 20 से एक छोटा है तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा। तो 20 में ये 5 जोड़ दो, आपका जवाब आ जाएगा 25। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। कितना आ जाएगा 25। ये सवाल हो चुका है। चलिए खत्म करें चीजों को। ठीक है, फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और हम अपनी क्लास को कल बढ़ाएंगे आगे। और हो सकता है कि कल ये चैप्टर हमारा एंड हो जाए, तो परसों से फिर हम लोग परसेंटेज चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अब कल के सेशन में सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।